नमस्कार दोस्तों। सिनेमा हॉल लाइव में आपका स्वागत है। और वादे के मुताबिक 5:30 बज रहे हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुख्य रूप से मुझे दो तीन बातें करनी हैं जिस पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शामिल हुआ जाए। ये बातें हवा में तैर रही हैं, लगातार लोग उस पर बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। अब तो चैनलों पर भी आ रहा है, अखबारों में अभी तक नहीं आया चूँकि मीडिया अभी ठंडा पड़ा हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया को इसकी भनक भी है कि नहीं है। लेकिन मीडिया के ऐसे लोग जो फिल्मों पर रिपोर्टिंग करते हैं या फिल्मों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को तो मालूम है कि ये चीज़ें चल रही हैं। तो दो तीन बातें हैं। एक तो पिछले दिनों काफ़ी बहस चली, मैंने ट्वीट किया था और ट्वीट के बाद अनुराग वहाँ आए थे और फिर और भी लोग आए वहाँ, और इस पर बहस चल रही थी कि एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज़ जो चल रहा है इन दिनों और देखा जा रहा है, उसमें एक कास्टिंग कंपनी के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं पाताल लोक की बात कर रहा हूँ। और इसको लेके काफ़ी बहस हुई और बातें हुई, शिकायतें आईं, अखबारों में खबर बनी। यह समस्या पिछले कुछ समय से चली आ रही है। फिर उस पर अनुराग ने भी ट्वीट किया, अनुराग से मेरी बातें हुई काफ़ी सारी। अनुराग ने मुझे बहुत सारे किस्से सुनाए, बताए कि क्या होता है वास्तव में। और उनकी तरफ से ये बात कही गई कि कलाकारों का चुनाव कोई कास्टिंग कंपनी नहीं कर सकती। हम तय करते हैं कि हमें किस तरीके का कलाकार चाहिए, हमें अपने किरदार के लिए कौन सा कलाकार उपयुक्त लग रहा है, हम ही उसका चुनाव करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसा कि म्यूज़िक में होता है कि हम लोग संगीतकार से ही कह देते हैं कि आप ही गाना गा दीजिए, आप ही गाना गा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी गायक का हक मार रहे हैं। उस पर्टिकुलर गाने के लिए हमें कई बार ज़रूरी लगता है कि वो संगीतकार जो सुना रहा था बार बार, उसकी आवाज़ ज़्यादा सही बैठ रही है, तो क्यों ना उसी से गवा लिया जाए। इसमें कहीं से ऐसी कोई बात नहीं होती है कि किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा कई बार वेब सीरीज़ के साथ, फिल्मों के साथ होता है कि कास्टिंग कंपनी के जो लोग मदद कर रहे होते हैं, वही लोग कई बार किरदारों के लिए उपयुक्त लगते हैं, और ये सभी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं अभिनय से, फिल्मों से, वेब सीरीज़ से, टीवी शोज़ से। तो ऐसे चुनाव पर आपत्ति उठाना या उस पर सवाल खड़े करना वास्तव में कुछ ऐसे निराश, फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रगलिंग एक्टर्स की आपत्तियां होती हैं जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आपने एक जिम्मेदारी ली है कि आप कास्टिंग करेंगे, आप कलाकारों का चुनाव करेंगे, किसी वेब सीरीज़ के लिए करेंगे या किसी फिल्म के लिए करेंगे या किसी टीवी शो के लिए करेंगे, तो खुद को वहाँ पेश कर देना कहाँ तक उचित है। जो रही बात पाताल लोक की, तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 7 से 10 कलाकार एक ही कंपनी के हैं। जाहिर सी बात है, इस बात को लेके लोगों में निराशा है, परेशानी है, और उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिन कलाकारों को काम मिलने में दिक्कत होती है, या जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसा पाते हैं कि उन्हें सही मौका नहीं दिया जा रहा है। उनकी शिकायत, जो कुछ कलाकारों से मेरी बात हुई जो इसके भुक्तभोगी हैं, उन कलाकारों के बयान अगर सुने, उनकी बातें अगर सुने, तो उन्होंने जो कहा कि कई बार कास्टिंग कंपनियां खेल करती हैं। खेल इस तरीके से करती हैं कि एक तो किरदार की ज़रूरत को वह सही तरीके से पेश नहीं करती हैं, किरदारों के बारे में बताती नहीं है कि वास्तव में डिमांड क्या है। कई बार उल्टा सीधा बता देती हैं, सही जानकारी नहीं देती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कुछ और परफॉर्म करके चले जाते हैं। इसके अलावा यह भी होता है कि कई बार उनको बताया जाता है कि ये कलाकार जो आप चुन रहे हैं वास्तव में बहुत नखरे वाला है, बहुत परेशान करता है, या उसके पास समय नहीं है, या वो बहुत पैसों की मांग कर रहा है, और इस तरीके से हम छांट दिए जाते हैं।
अब ये स्ट्रगलिंग एक्टर की सचमुच बहुत बड़ी मुश्किल है कि वे कैसे इस बांध को पार कर सकें, कैसे छलांग सकें और कैसे किसी टीवी शो का, किसी सीरीज़ का, किसी फिल्म का हिस्सा बन सकें। और ये बाधा उन सारे कलाकारों तक को आती है जिनकी पहचान अभी तक नहीं बन पाई है। पहचान बन जाने के बाद तो उनको किसी कास्टिंग कंपनी में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, उनको प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद बुला लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो बड़ी फिल्में होती हैं, जो बड़े कलाकार होते हैं, अब आप ही बताएं क्या अक्षय कुमार का ऑडिशन कोई कास्टिंग कंपनी करती होगी? बिल्कुल नहीं। तो प्रतिमा आ गई हैं। प्रतिमा नमस्ते, आप हमेशा मौजूद रहती हैं मेरे हर बात के समय, और आपका शुक्रिया। तो जो बड़े कलाकार होते हैं या बड़े कलाकारों को लेकर जो फिल्में लिखी जाती हैं, उनमें तो कलाकारों के चुनाव की बात ही नहीं होती है, लेकिन ऐसे कलाकारों को चुना जाता है या उनकी कास्टिंग की जाती है जहाँ पे कह लें कि मल्टीपल कास्ट होते हैं, इंसेम्बल कास्ट होते हैं। और अभी पिछले 10-12 सालों से ये प्रवृत्ति आई है। मैं कहूँगा कि इसमें निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी के निर्देशक हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अनुराग की भूमिका है, विशाल की भूमिका है, राजकुमार हिरानी की भूमिका है, और भी ऐसे बहुत सारे निर्देशकों की भूमिका है जिन्होंने ये तय किया कि हमें अपने किरदारों के हिसाब से ही कलाकार चाहिए, हमें वैसे बंधे बधाए घिसे पीटे कलाकार नहीं चाहिए जो कुछ भूमिकाओं में बंध गए हैं या कुछ भूमिकाओं के लिए मशहूर हो गए हैं। वैसे में जब नए कलाकार आते हैं तो हमें भी फिल्म देखने में आनंद आता है, क्योंकि उनके बिहेवियर, उनका मैनरिज्म, उनका स्वभाव बिल्कुल उस किरदार की ज़रूरत के हिसाब से फिट लगता है हमको, तो हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है, फिल्म देखते हुए भी ज़्यादा आनंद आता है। इस एक अच्छी स्थिति में कुछ लोगों ने ज़रूर गंध फैला रखी है, ऐसा निर्देशक भी मानते हैं, कुछ कास्टिंग कंपनियां भी मानती हैं, एक दूसरे पे वे लांछन लगाते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। सभी खुद को कहते हैं कि हमारा दामन पाक है, बाकी ये जो गड़बड़ी हो रही है ये यहाँ से हो रही है या वहाँ से हो रही है। इस पर कोई जांच कमेटी नहीं बैठाई जा सकती है और न यह तय किया जा सकता है कि कैसे क्या हुआ। हाँ, अगर पाताल लोक के निर्देशक से, लेखक से और जो सीरीज़ डायरेक्टर हैं उनसे बात की जाए या कंपनियों से बात की जाए, तब पता चलेगा कि वास्तव में प्रोसेस क्या रहा, किस तरीके से चुनाव रहा। जो मुझे पता चला है, पाताल लोक की ही बात करें तो यहाँ 1-2 कैरेक्टर ऐसे थे जो लगातार कलाकारों के चुनाव के समय संवाद बोल कर सुनाते थे और बताते थे। निर्देशकों को लगा, जो कलाकार चुन रहे थे उनको लगा कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सुना रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो क्यों ना इनको रख लिया जाए, इन्हीं को चुन लिया जाए। और ऐसा करके उन्होंने चुन लिया है। तो हर व्यक्ति के पास अपना एक पक्ष है, कलाकारों का अपना पक्ष है, निर्देशक और कास्टिंग कंपनी का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन यह बात भी तय है कि यहाँ पे पूरी पारदर्शिता नहीं है। वैसे और नेपोटिज्म तो है ही। नेपोटिज्म इस तरीके से फैलता है, नेपोटिज्म जरूरी नहीं है कि कोई प्रतिष्ठित, कोई स्थापित निर्देशक ही किसी दूसरे दोस्त या परिचित कलाकार के बच्चों को या उनके परिचितों को फिल्म में ले ले। नेपोटिज्म वहाँ भी होता है, अगर मैं अपने दोस्त को, अगर मैं अपने किसी परिचित को मौका दूसरे की प्रतिभा की कीमत पर देता हूँ तो वह नेपोटिज्म किस श्रेणी में आ जाएगा। ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? तो ये सब ज़रूरी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है और इसकी तह में जाना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि वास्तव में स्थिति क्या है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सॉल्यूशन तो जैसा कुछ नहीं है। हाँ, कास्टिंग कंपनियों की ईमानदारी और निर्देशक की वस्तुनिष्ठता और कलाकारों का अपना प्रयास और धैर्य, इन सब के संयोग से ये स्थिति बनेगी और फिर स्थिति बेहतर होगी। सुनील सैनी जी नमस्कार, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यह एक ज़रूरी मुद्दा है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कलाकारों को क्या परेशानी महसूस
हो रही है और क्यों वे ऐसी शिकायतें कर रहे हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप सवाल रखें, या किसी ने कुछ भोगा हो, किसी ने कुछ खुद गुजरा हो ऐसी स्थितियों से, तो वो उसको शेयर करें तो ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। सचिन शर्मा कर रहे हैं कि ये सालों से चला आ रहा है। अभी सोशल मीडिया पर ये बातें आ रही हैं, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया आया है तो ये बातें ज़्यादा लोगों तक फैल रही हैं। और चूँकि अभी एक सीरीज़ बहुत पॉपुलर हुई है और लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं उनके कलाकारों को, तो वैसे कलाकारों को आपत्ति हुई है जो मानते हैं कि उनका सही ढंग से चुनाव नहीं हो सका और दूसरे कलाकार चले गए हैं वहाँ पे। ये बहस लगातार चलती रहेगी और बातें होती रहेंगी। मैं ये लाइव घंटों नहीं करने वाला हूँ, मैंने ये सोचा है कि आधे घंटे में अपनी बात रख करके मैं इसे बंद कर दूंगा। फिर आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब मैं बाद में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या जो लोग अभी लाइव नहीं सुन पा रहे हैं वे बाद में इसे सुने और उनके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो वे अपनी बात रखें, फिर मैं उनका जवाब दे दूंगा। मुझे दूसरी बात करनी थी कि जो कलाकार हैं, जो खास करके टीवी के कलाकार हैं, शोज के कलाकार हैं, वेब सीरीज़ के कलाकार हैं, उनके भुगतान की व्यवस्था जो 90 दिनों की बात होती है, उनका कहना है कि ये 90 दिनों का लॉकडाउन जो चलता है उसकी वजह से हमारी स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। 70 दिन हो गए लॉकडाउन के, 70 दिनों से उनके पास कोई काम नहीं है, कोई भुगतान भी नहीं है। और जिन लोगों ने दिसंबर में काम किया था, दिसंबर का भुगतान उनको मार्च में होना था, लेकिन मार्च में सारा काम ठप हो गया, कंपनियां रुक गई, ठप हो गई, इसकी वजह से उनका भुगतान नहीं हो सका। अब नया काम भी नहीं हो रहा है, उनका वही भुगतान अभी तक रुका हुआ है। अब ऐसी स्थिति में लगातार ये 5वां महीना जा रहा है, कब से काम शुरू होगा इसकी भी कोई बात नहीं की जा सकती। नई अनजान प्रतिभाओं को स्पेस देने के मामले में निर्देशकों का कितना चल पाता। हमारे पुराने मित्र हैं और हिंदी मैथिली के बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने अभी नागार्जुन की जीवनी बहुत अच्छी लिखी है, कभी मौका पढ़े उसे। तो इनका एक सवाल था कि निर्देशकों की कितनी चलती है, निर्देशक की ही चलती है। अगर आप देखें तो एक ज़माने में राम गोपाल वर्मा थे, इन दिनों अनुराग कश्यप हैं और भी दूसरे लोग हैं जो लगातार नए कलाकारों को मौका देते हैं। महेश भट्ट एक ज़माने में हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे निर्देशक हैं जो नए कलाकारों को मौका देते हैं, बहुत सारे नए कलाकारों को मौका दिया। हाँ, जो कमर्शियल फिल्मों के मेकर हैं वे सिर्फ स्टार किड को, स्टार सन्स को, स्टार डॉटर्स को मौके देते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है। तो मैं कलाकारों के भुगतान की बात कर रहा था, बीच बीच में ऐसे सवाल आ जाएंगे। कलाकारों के भुगतान की समस्या लगातार विकट होती जा रही है और उसका सवाल बहुत गंभीर हो गया है। जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो सिने वर्कर्स थे, उनके फ़ायदे के लिए या उनकी भलाई के लिए कुछ लोग सामने आए, फिल्म स्टार सामने आए, सलमान खान सामने आए, ऋतिक रोशन सामने आए, रोहित शेट्टी सामने आए, तमाम लोग सामने आए। इन लोगों ने उनकी मदद की, उन लोगों ने मदद भी ली। लेकिन कलाकार जो, जिनका एक सम्मान होता है और जिनके पास आत्मसम्मान नाम की चीज़ है, वे लोग तो मांगने भी नहीं जा सकते, वे हाथ भी नहीं फैला सकते आत्मसम्मान के चक्कर में। अभी पिछले दिनों हमने सुना ही कि मनमीत सिंह ने सुसाइड कर लिया, ज़मीर की वजह से, किसी से पैसे मांगने में झेप और शर्म। ऐसे कितने सारे कलाकार होंगे जिनका दम घुट रहा होगा, पैसों के अभाव में घुट रहा होगा। इनकी क्या व्यवस्था की जाए। आप देखें कि आप जब सीरीज देखने जाते हैं, प्रियंवदा रस्तोगी कह रही हैं कि टीवी कलाकारों के पेमेंट का टाइम रिवाइव होना चाहिए, ये उन्हें डिप्रेशन और गलत कदम उठाने पर मजबूर करती है। बिल्कुल सही बात है।
ये टाइम रिवाइव होना चाहिए। और जैसा कि विदेशों में सुना है मैंने, विदेशों में हफ्तावार पेमेंट होता है। आपने इस हफ्ते काम किया, उसका पेमेंट आप अगले हफ्ते ले लीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कुछ निर्माताओं से बात हुई तो उन निर्माताओं का कहना है कि चूंकि हमारे पास ही भुगतान 3 महीनों के बाद चैनलों से आता है या दूसरी बड़ी कंपनियों जो कमीशनिंग कंपनियां होती हैं उनसे आता है, इसलिए हम कैसे भुगतान करें, हम अपनी जेब से कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। यह एक वास्तविक समस्या है। इसमें टीवी कंपनियों को भी सोचना पड़ेगा और उनको तय करना पड़ेगा कि आखिर क्या उपाय किया जा सकता है, कैसे तरीके खोजे जा सकते हैं जिससे की अवधि लगातार कम हो। 3 महीने से अगर महीना भी हो जाए अभी, और अभी तो तत्काल ज़रूरत है, ऐसे कलाकारों की तत्काल ज़रूरत है। वे अपने संगठन के माध्यम से, अपने एसोसिएशन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और तमाम जगहों पे अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि दिहाड़ी मजदूरों की बात तो कोई सुन रहा है, उन कलाकारों की बात कोई नहीं सुन रहा है। ये बिल्कुल मध्यवर्गीय समाज में जैसे मध्य वर्ग अपनी बातें, अपनी ज़रूरतें, अपनी दिक्कतें शेयर नहीं कर पाता झेप की वजह से, एक फालतू किस्म के मर्यादा की वजह से, कुछ वैसा ही इन कलाकारों के साथ होता है। ये भी एक मध्य वर्ग के आर्टिस्ट हैं जिनकी आमदनी निश्चित होती है, काम करते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं। इनकी पॉकेट इतने गहरे और डीप नहीं हैं कि इनकी 2 साल की कमाई हो चुकी है या इतने पैसे इनके पास हैं कि इनका काम चलता रहे भले ही शूटिंग हो या ना हो। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर इनका काम रुक जाएगा और इनको पैसे नहीं मिलेंगे तो इनके परिवार की समस्या हो जाएगी, इनकी आजीविका की समस्या हो जाएगी, इनके गुजर बसर की समस्या हो जाएगी। क्या इस पर हमारा ध्यान है? क्या हम जो दर्शक हैं हम भी इनकी बातों को, इनसे समानुभूति रखते हैं? मैं सहानुभूति की बात नहीं कर रहा हूँ। इन स्थितियों को समझने की ज़रूरत है और इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। आप जहाँ भी हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ इन बातों को रखें ताकि आपको पढ़ रहा हो कोई कलाकार तो उसको थोड़ी ताकत महसूस हो, उसको नैतिक रूप से बल मिले, एक संबल मिले, आपके इन पंक्तियों से उसको ढाढ़स मिले, उसको लगे कि उसके बारे में भी कोई सोच रहा है। ये बाहर से कोई नहीं आएगा उनकी मदद के लिए, या आपको स्पष्ट खुद से ही ये लड़ाई लड़नी है। और इस लड़ाई में उन लोगों को शामिल होना है जो इसके मज़े लेते हैं, जो हम सीरीज़ देखते हुए, टीवी शोज़ देखते हुए एक बार ज़रा थोड़ा ठहर कर सोचें कि जिसे हम देख रहे हैं, वो जो हमें आनंदित कर रहा है, वह खुद कितनी तकलीफ़ में है, कितनी तकलीफ़ में होगा अभी। इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। स्थिति ये हो गई है कि ना उनके पास राशन है, ना उनके बिजली के बिल देने के पैसे हैं, उनके पास अब कुछ दिनों के बाद फ़ोन के पैसे नहीं रह जाएंगे, जो नेटवर्क मिलता है, जो इंटरनेट मिलता है, उसके पैसे नहीं रह जाएंगे। ये समस्या लगातार गंभीर और विकट होती चली जाएगी। पूरा स्याह अंधेरा जो है उनके आसपास गहरा होता जा रहा है। इस पर सोचने विचारने की ज़रूरत है आप सभी को, और आप देखें कि कैसे क्या इसमें मदद कर सकते हैं उनकी। बहुत सारे दोस्त आए हैं यहाँ पर। अरुण शेखर आए हैं, अरुण शेखर खुद कलाकार हैं। बशर आए हैं पटना से। प्रतिमा सिन्हा पूछ रही हैं इस लॉकडाउन में मनोरंजन इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान किया है, इसे फिर से संगठित करने के लिए। हाँ प्रतिमा, बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे, और इतनी दिक्कत बढ़ गई है कि अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि काम कब शुरू होगा। और काम शुरू होगा तो मैं जिन कलाकारों की बातें कर रहा हूँ उनको अगर उसके 3 महीने के बाद ही पेमेंट होना है। अभी एक अनुमान किया जा रहा है कि जुलाई या अगस्त में शूटिंग चालू हो सकती है। अब आप ही लोग सोचो, जिन्होंने दिसंबर में काम किया, दिसंबर के बाद से मार्च, जनवरी, फरवरी में थोड़े बहुत भुगतान मिले होंगे उनको, मार्च के बाद से अभी तक कोई भुगतान नहीं मिला है। जुलाई में काम ख़त्म होगा, जुलाई में अगर काम करेंगे तो उसका भुगतान 3 महीने के हिसाब से अक्टूबर नवंबर में होगा। इन 8-9 महीनों में वे कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे, कैसे वे हमारे लिए कैमरे के सामने मुस्कुराएंगे, उन किरदारों को जिएंगे।
यह बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। एक समाज के तौर पे उन दर्शकों की भागीदारी होनी चाहिए और हमें यह बात अपनी वॉल पे, हम जहाँ भी लिख रहे हैं, जहाँ बातें कर रहे हैं, जहाँ तमाम चीज़ें, हम अपना खाना शेयर कर रहे हैं, अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, फूल शेयर कर रहे हैं, बगीचे शेयर कर रहे हैं, तो क्यों ना दो पंक्ति उनके बारे में भी लिखें और पूछें कि ये कलाकार हमें देखने में अच्छा लग रहा है, अभी क्या कर रहा है ये कलाकार। इन बातों पर बहस होनी चाहिए। गौरव का सवाल है कि जो नए प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी तो दिक्कत समझी जा सकती है, लेकिन जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनका क्या। जाहिर सी बात है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेज को सामने आना चाहिए और उनको ये अभी राहत देने की ज़रूरत नहीं, उनकी मजदूरी दे दीजिए ना। राहत देने की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, राहत देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको राहत दीजिए। अरुण शेखर जी का सवाल है कि जिनका पेमेंट बाकी है उनके पेमेंट का भुगतान हो। इसमें अब मुझे लगता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, किसी को PIL दायर करना चाहिए, कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि इन सभी की आजीविका कैसे चले और इनका काम कैसे हो। यह समस्या लगातार ललन सिंह आए हुए हैं। ललन सिंह ने कहा सर जी खोजी चर्चा नहीं, खोजी चर्चा नहीं है, यह बात सबके सामने है, लेकिन लोग बात करने से डरते हैं। मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो उस आग की ज़रूरत है। रास बिहारी पांडे कह रहे हैं कि एकता कपूर ने इसकी शुरुआत की थी। हाँ, कुछ लोगों ने ये बताया। ये जो इतिहास, इसकी जो पीछे की पृष्ठभूमि है वो ये है कि पहले टीवी कंपनियां या टीवी चैनल्स भुगतान कर दिया करते थे, लेकिन एकता कपूर चूँकि उनके पास बहुत गहरा पॉकेट था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शो दे दिया करेंगे आपको बना करके, फिर उसके बाद एक साथ आप भुगतान कर देना, एक साथ भुगतान कर देना। और तब तक वे कलाकारों को लटका के रखती थी या उनकी कंपनी लटका कर रखती थी। उनको वास्तविक स्थिति क्या है नहीं मालूम, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जो घोषणा की सोशल मीडिया पर आकर के कि उन्होंने अपने पारिश्रमिक का एक बड़ा हिस्सा अपने कलाकारों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए दे दिया है ताकि उनके भुगतान में व्यवधान ना आए। ये सिर्फ उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए किया या सबके लिए किया, यह समझने की ज़रूरत है। प्राची दीक्षित मेरी पुरानी सहयोगी हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की है ये। इनका सवाल है कि हालात ठीक करने के लिए टीवी चैनल और प्रोडक्शन हाउस को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल प्राची, और आप लोगों को लिखना भी चाहिए अपने अपने वेब पोर्टल पे, और जो जहाँ लिख रहा है, जो जहाँ बातें कर सकता है और जिसकी बातें कुछ लोगों तक पहुँच जाती हैं, कम से कम उतने लोगों तक तो अपनी बात पहुँचाइए, उतने लोगों तक अपनी बातें कहिए। तीसरी बात जिस पर मुझे बात करनी है, तीसरी बात है, कल धूमकेतु का प्रसारण हुआ। धूमकेतु G5 पे आया। धूमकेतु पुष्पेंद्र नाथ मिश्र की फिल्म है, इसे फैंटम ने बनाया है। यह फिल्म बनी 2014 में, इसकी शूटिंग हुई थी। इसके बारे में बहुत सारी बातें तब नवाज़ से हुई थी, नवाज़ ने बताया था इसके बारे में। वे इस फिल्म को लेकर के बहुत उत्साहित थे। प्रियमदा कह रहे हैं क्यों ना एक मूवमेंट चलाया जाए, अगर किसी को ज़रूरत हो उसकी अभी फ़िलहाल तुरंत हेल्प की जाए। हाँ, ये बात हो सकती है, सार्वजनिक तौर पर ये बातें रखी जा सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सिंटा वाले और दूसरे संगठन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इसका निदान खोजा जाए, कैसे इसका भुगतान व्यवस्थित किया जाए। तो मैं धूमकेतु की बात कर रहा था। धूमकेतु के प्रसारण से, धूमकेतु देखते हुए मैंने महसूस किया
कि OTT प्लेटफॉर्म पे आने की बात, जिसकी मैं बहुत वकालत कर रहा हूँ, लगातार उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में आएँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से ज़्यादा दर्शकों तक OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए फिल्में पहुँच सकती हैं। मल्टीप्लेक्सेस शहरों में जिस तरीके से दर्शकों को वंचित कर रखा है मल्टीप्लेक्सेस ने, उन दर्शकों तक भी फिल्में फर्स्ट शो पहुँचे, आपके घर में, आपके मोबाइल पे पहले दिन पहला शो देखने का मौका आपको भी मिले। यह सुविधा OTT प्लेटफॉर्म से मिल सकता है और मिलना चाहिए। लेकिन धूमकेतु आने के बाद मैंने महसूस किया कि धूमकेतु देखते हुए मैंने महसूस किया कि अब दर्शकों के पास एक सुविधा भी है। दर्शकों को अगर आपने बांधा नहीं अपने शो से, अपनी फिल्म से, तो वे आसानी से आपको ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे आपकी फिल्म देखना और उठ जाएंगे। अब उनके पास वह मजबूरी भी नहीं है, वह औपचारिकता भी नहीं है और न वैसा कोई दबाव है। पहले क्या होता था, मल्टीप्लेक्स में गए, किसी सिनेमा घर में गए, आपने तय कर रखा था कि आज मुझे फिल्म देखनी है, तो आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद फिल्म थोड़ी बुरी भी हुई थी, इस लालच में देखते रहे, दोस्तों के साथ के लिए देखते रहे कि चलो देख लेते हैं, इंटरवल तक देख लेते हैं, शायद उसके बाद कुछ हो जाए। इंटरवल तक भी फिल्म नहीं जमी तो इंटरवल के बाद तक देख लेते हैं, उसके बाद शायद कुछ अच्छी हो जाए, और इस उम्मीद में आप बुरी से बुरी फिल्म भी पूरी देख लेते हैं। लेकिन घर पर ये सुविधा हो गई है कि एक बार जब वो टेलीकास्ट हो गया है, ब्रॉडकास्ट हो गया है, तो आप आराम से उस फिल्म को ऑफ कर सकते हैं, दूसरे काम में लग सकते हैं, या चैनल बदल सकते हैं, या उसी OTT प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे प्रोग्राम को देख सकते हैं जो हमेशा क्यू में आपके लिए खड़ा है। तो यह बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा कि उनके प्रोग्राम की क्वालिटी क्या है। धूमकेतु के साथ ये साफ दिखा कि इन लोगों ने एक बना बनाया प्रोग्राम था जिसको नेटफ्लिक्स के मत्थे लगा दिया, और नेटफ्लिक्स के किस अधिकारी ने, किस कमीशन ऑफिसर ने इसका चुनाव किया, सोचने की बात है। यह नवाज़ की कमज़ोर फिल्म है, या फैंटम की कमज़ोर फिल्म है, या अपने आप में कमज़ोर फिल्म है, रोचक विषय है। फिल्म में कुछ एक सीन रोचक हैं, फिल्म में कलाकार बहुत अच्छे हैं, यहाँ रघुवीर यादव हैं, इला अरुण हैं, स्वानंद किरकिरे हैं, खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, विजेंद्र काला हैं। इन सब के होने से एक जो ड्रामा बनता है वह ड्रामा भी है वहाँ पर। लेकिन फिल्म कुछ कह नहीं पाती है, फिल्म आपको कुछ दे नहीं पाती है, और फिल्म देखने के बाद आपको, चूँकि हम तो समीक्षक हैं, हम लोगों का ये काम है, दायित्व है पूरी फिल्म देखना, सिर्फ चख के या सिर्फ दो दाने या दो दृश्य देख करके फिल्म का रिव्यू नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आम दर्शक जो घर में बैठा इन फिल्मों को देख रहा है उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है, वह आराम से इसको बंद कर देगा और निकल जाएगा। विनोद आचार्य नमस्ते, आपका आना बहुत शुभ है, हमेशा आप पधारा करें, और आप थोड़ी देर से आए हैं तो फिर से पूरा देख लीजिएगा और अपनी जिज्ञासा जरूर रखिएगा। मुझे आप जैसे कलाकारों की भी चिंता है और मैं उनकी तकलीफ़, उनकी समस्याएं समझ सकता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसका निदान जल्दी से जल्दी हो। कैसे हो, यह सभी को मिलकर तय करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से 3 बातें मैंने की। एक तो कलाकार और कास्टिंग का जो विवाद चल रहा है वो, कि कास्टिंग कंपनियां किस तरीके से बिहेव करें, कलाकारों की समस्या, कलाकारों की शिकायतें कैसे कम हों, उन पर बात होनी चाहिए। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था अगर बन सके तो बनानी चाहिए। निर्देशकों को, वेब सीरीज़ के जो नियंता हैं उन लोगों को और चैनलों को भी ध्यान देना चाहिए इस तरफ। दूसरी बात रही कलाकारों के भुगतान पे, जो 90 दिनों का लॉकडाउन है वो लगातार कम होना चाहिए, उस पर दबाव बनाया जाना चाहिए प्रोडक्शन कंपनी पर और उन कंपनियों पर जहां से इन्हें भुगतान होता है, और इसको लगातार कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी बात धूमकेतु की कही मैंने, धूमकेतु के बहाने कही। धूमकेतु मेरे निशाने में नहीं है, मैं उस पर्टिकुलर, जिसे कहते हैं ना, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से, मेरी व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं है किसी से। मैं एक सामान्य
सी बात कह रहा हूँ जो देख के मेरी समझ में आया कि अगर आपके प्रोग्राम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपके फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो अब दर्शकों के पास ऐसा कोई दबाव नहीं है या ऐसी कोई मजबूरी नहीं है या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि वे पूरी फिल्म को देखें, पूरे प्रोग्राम को देखें। वे आराम से बटन दबा देंगे, आपको हटा देंगे, प्रोग्राम बंद कर देंगे और अपना रास्ता लेंगे या किसी दूसरे शो पे चले जाएंगे। तो ये 3 बातें थी जो मैंने रखी यहाँ पे। बाकी आप अपनी राय दें कैसी लगी ये बातें, और फिर अगले शनिवार को मैं मिलूँगा इन्हीं आधे घंटे 40 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा लाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी थक जाते हैं, मैं भी थक जाता हूं बोलते बोलते। जितेंद्र नाथ जीतू जी आए हैं। नमस्कार जितेंद्र, थोड़ी देर से आए आप, कोई बात नहीं, आए तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप सभी जो जो आए उनका स्वागत है, जो बाद में आएंगे उनका भी स्वागत है, और अपनी टिप्पणियां ज़रूर दें और अपनी राय जाहिर करें। शुक्रिया। और अगले हफ्ते के लिए आपके पास कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर रखें उसे।